तो जितने भी मारक ग्रह हैं, नेगेटिव ग्रह हैं, वो आपको दबा के पैसा देंगे। क्यों देंगे? ताकि आपकी सेहत खराब हो सके और जीवन में दुख मिल सके। जितना ज़्यादा पैसा उतने बड़े दुख। कि जब आप सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाएंगे, मान लीजिए आपको रात का 1 बजे का जन्म है, सोमवार की रात का 1 बजे का जन्म है, तो कुंडली में जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको मंगलवार शो करेगा। करेक्ट। लेकिन जो वार की परिभाषा है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक है। किसी को नहीं मालूम कि भगवान राम का जन्म किस वार को हुआ, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये मालूम है कि राम नवमी होती है, कृष्ण अष्टमी होती है, राइट। तो बेसिकली आपकी जो तिथि है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका दुनिया, समाज और अपने आप के साथ, परिवार के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा होगा। नवनीत जी दोबारा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। एस्ट्रोलॉजी के बड़े गंभीर और बड़े बहुत जेनरिक विषय, दोनों चीज़ें मैंने इसलिए एक साथ कहा क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंध रखती है, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है। और साथ में जेनरिक इसलिए कहा क्योंकि हम इसको आसानी से जान पाएँ या समाधान उसका खोज पाएँ। सवाल है, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ जी का इस प्लेटफॉर्म पर। नवनीत जी, बहुत कॉमन सवाल है ये जी, और इस पे आपकी गहरे इंसाइट की ज़रूरत है जी। कोई भी व्यक्ति जी अपने चार्ट को देखता है सिंपली, और वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है, जस्ट किसी के पास कोई चार्ट नहीं भी है, ऐसा भी होता है जी। तो दोनों स्थितियाँ होती हैं कि हम बहुत ही सामान्य जानकारी रखते हैं और हमने चार्ट को देखा जी। और या हमारे पास कोई जन्म चार्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे संकेत या साइंस या लक्षण जिससे ये पता चले कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है जी। ये पहला पॉइंट जी। और दूसरा मैं चाहूँगा कि सभी ग्रहों के लक्षण पता होने के बाद हमें ये भी पता चले कि हम उन्हें सही कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक्स, विधियाँ, उपाय या तरीके, तो प्लीज़ बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन जो है आपने ये पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था जी, और हमारे पास कई कुंडलियां हमें विवेचन के लिए और रिसर्च के लिए दी जाती थी, हमें लगता था कि ये बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं। और किसी की कुंडली में हमने शास्त्र का एक श्लोक पढ़ा, उसको अप्लाई किया और हम प्रिडिक्ट करते थे कि आपका जीवन जो है बहुत अच्छा होगा, इस दशा में आपको ये उपलब्धियां मिलेंगी, वो मिलेंगी। लेकिन जब उसकी पूरी ज़िंदगी जातक की हमारे सामने आती थी तो वो हमें बताया जाता था कि ऐसी तो कोई उपलब्धियां उन्हें मिली ही नहीं जीवन में, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अब आज कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो मेरे पास भी आते हैं, वो कह रहे नवनीत जी, हमें किसी ने कहा कि आपकी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। आज 4 साल हो गए इस हमारी दशा को, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, राइट। ऐसे में मेरे को लगा कि ये कैसा ज्योतिष है भी, जो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं वो हमें रिजल्ट ही नहीं दे रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि ज्योतिष में तो मानना ही गलत है। और जहाँ पे एक खराब ग्रह बैठा है वो इंसान को राजा बना रहा है। अब परिभाषा राजा की और रंक की, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा जी। लेकिन एक स्टेटमेंट मैं सभी दर्शकों के लिए यहाँ पे देना चाहूँगा, सभी फॉलोअर्स के लिए यहाँ पे देना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता है। कभी भी किसी की पूरी दशा अच्छी नहीं जा सकती और किसी की पूरी दशा बिल्कुल खराब नहीं जा सकती। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास कि 2 ग्रहों की टीम्स बनी हुई है, देव
ग्रह हैं, दैत्य ग्रह हैं, जैसे एक टीम में बृहस्पति हैं, चंद्र हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, एक टीम में शुक्र है, बुध है, राहु है, केतु हैं। तो अब उस हिसाब से 2 सरकारें बन जाती है, या तो आपकी देव लगन की कुंडली होगी या आपकी दैत्य लगन की कुंडली होगी। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो वो उससे भी ऊपर एक और हमारे पास एक टेक्निक है। जैसे इमेजिन करिए कि आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इमेजिन करिए कि आप ज्योतिषी भी नहीं हैं, आप एक एमेच्योर स्टूडेंट हैं, अभी आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, या आप शास्त्री हैं मंदिर के, आपने कुछ किताबें पढ़ी, पंचांग पढ़ी और आप थोड़ा बहुत लोगों को बताते हैं। अब थ्योरी को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जाते, जन्म से भी पहले। आपकी आत्मा है, आपके प्रारब्ध की वजह से आपको एक शरीर मिलना है। आत्मा जो है वो तो या यमलोक से आ रही है, या शिवलोक से, या वैकुंठ से, या विष्णुलोक से, आपके कर्म है। लेकिन वो जैसे ही ब्रह्मांड में एंटर करेगी, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में वो एंटर करी है और जिस दिन में आपके शरीर में एंटर करी है, उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है। इसी को पंचांग बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जी। आपका जन्म या मेरा जन्म सोमवार या गुरुवार को ही क्यों हुआ, या मेरा जन्म इस तिथि में ही क्यों हुआ, या मेरा जन्म इस योग में, इस कर्ण में, इस नक्षत्र में ही क्यों हुआ, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे कि सूर्य की जो किरणें हैं उनको ज्योतिष में रेशमियाँ कहा गया है। सूर्य की रेशमियाँ होती हैं। अब मान लीजिए वो रेशमी जो है एक रोप है, एक रस्सी है, और आपकी आत्मा उस रस्सी को पकड़कर वो जो नीचे शरीर में जाके एंटर कर रही है अपने जीवन को स्टार्ट करने के लिए। वो जो रस्सी है, वो जो रेशमी है, वो एक राशि, पहले नक्षत्र से गुजरेगी, फिर एक राशि से गुजरेगी और फिर ग्रह से गुजरेगी। अब वो तीनों की शक्ति लेकर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट वार, यानी कि आपका किस दिन जन्म हुआ। केवल आप उस ग्रह को पकड़ लीजिए जो उस वार का स्वामी है। जैसे मान लीजिए आपका सोमवार को जन्म हुआ तो आपके वारेश बने चंद्र। अच्छा। अगर मंगलवार को जन्म हुआ तो आपके वारेश बने मंगल। अगर बुधवार को हुआ तो बुध, अगर गुरुवार को हुआ तो देवगुरु बृहस्पति। जो वार होता है उसमें पंचांग को आपकी एनर्जी कहा गया है कि मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, जज्बाती हूँ, अग्रेसिव हूँ, आध्यात्मिक हूँ, कैसा हूँ। इसीलिए सोमवार की अलग से परिभाषा है, मंगलवार की अलग से है। मंगलवार आप देखिए अग्रेसिव डे होता है, गुरुवार भक्ति का होता है, राइट। शनिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है चीज़ें, क्योंकि शनि का इफेक्ट उसमें आने लग जाता है। तो जो वार है उसका जो स्वामी है, उसकी प्लेसमेंट कुंडली के अंदर आपके पूरे जीवन की एनर्जी को डिफाइन करती है। वार की इतनी इम्पोर्टेंस है। पहली चीज है पंचांग की, राइट। तो अब मान लीजिए आप जो है मंगलवार के दिन पैदा हुए। अब मंगलवार, मंगल है, अग्रेशन है, और आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन केंद्र में है, त्रिकोण में है, दुष्टाना भाव में है, उपचया में है, त्रिक भाव में है। कहाँ पर बैठा है मंगल? आपकी एनर्जी। और मंगल किन ग्रहों के साथ ग्रस्त है? मान लीजिए मंगल गुरु के साथ आ गया, या मंगल शनि के साथ आ गया, या मंगल राहु के साथ आ गया। तो सबसे पहले अगर वो राहु या शनि जो ऑपोजिट ग्रह हैं, जो मित्र नहीं हैं, उनके साथ आया तो पूरे जीवन के लिए आपकी एनर्जी खराब हो गई। सबसे पहले हमें आपकी एनर्जी पे काम करना है। जैसे आप किसी से मिलते हैं ना, आप इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव आदमी है, करेक्ट। और आप किसी से मिलते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत, इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। या कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी छठे भाव में मेरा मंगल बैठा है और मैं मंगलवार के दिन ही पैदा हुआ, मेरी एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, मैं हर एक के साथ मेरा कलेश हो जाता है, मैं चाहता नहीं हूँ,
लेकिन मेरा कलेश हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वार समझना है। आपको कुंडली नहीं मालूम, छोड़िए, आप ये समझिए कि आप किस दिन पैदा हुए हैं। सबसे पहले ये देखिए। ये जानकारी तो होती है। वार की एक गलती बहुत बड़ी की जाती है कि जब आप सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बनाएंगे, मान लीजिए आपको रात का 1 बजे का जन्म है, सोमवार की रात का 1 बजे का जन्म है, तो कुंडली में जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको मंगलवार शो करेगा। करेक्ट। लेकिन जो वार की परिभाषा है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक है, सनराइज टू सनराइज। उस तो हिसाब से उसका आप उसको सोमवार ही लेंगे। तो मान लीजिए 5:20 पे आपका जन्म हुआ और आपका जो सूर्य उदय होना था वो 5:23 पे होना था, तो भी वो सोमवार ही कहलाएगा, मंगलवार की सुबह नहीं कहलाएगी। वो अंग्रेजी तारीख से बदल जाएगा, अंग्रेजी तारीख लेकिन वास्तव में वार के कॉन्सेप्ट पे नहीं आता, नहीं बदलेगा। तो आपके अंदर चंद्रमा, क्योंकि आपकी आत्मा ने चंद्रमा की रस्सी पकड़कर आपके शरीर में एंट्री किया, तो वो चंद्रमा से नहा के आया, जैसे चंद्रमा की शक्ति लेके आया, मंगल की शक्ति लेके आया, बुध की शक्ति लेकर आया। तो सबसे पहले अपने वारेश को देखिए कि वो कुंडली में कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं। अगर वो 6, 8, 12 में बैठा है तो 100% आप जीवन में बीमार होने वाले हैं। आपकी सेहत खराब होगी, आपकी मनोस्थिति खराब होगी, आपको रोग लगेंगे। अगर वो 3-4 ग्रहों से इफेक्टेड है तो उन ग्रहों का भी इफेक्ट, क्योंकि जब वो रस्सी पकड़ रहे थे तो बाकी ग्रह भी चंद्रमा के साथ थे, तो उनकी एनर्जी भी आप ले आए। वो एनर्जी कॉन्फ्लिक्टिंग थी या वो आपके साथ जुड़ने वाली थी। तो अगर आपका गुरुवार को जन्म हुआ और आपके गुरु वेल प्लेस्ड हैं, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो और एफ्लिक्टेड भी नहीं है, अपने मित्र चंद्रमा के साथ बैठ के गज केसरी योग बना रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी पूरे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। राइट। और पॉजिटिविटी बहुत सी चीज़ों को बदल सकती है जीवन में। अब दूसरी बात, अगला होता है तिथि। सबसे पहले वार फिर हुआ तिथि। अब आप तिथि को देखिए कि आपका किस तिथि में जन्म हुआ है। कहा जाता है कि पंचमी और दशमी तिथि जो है वो बड़ी ऑस्पिशियस है। हाँ, अब भगवान राम को भी जब जोड़ा जाता है जन्म को, किसी को नहीं मालूम कि भगवान राम का जन्म किस वार को हुआ, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये मालूम है कि राम नवमी होती है, कृष्ण अष्टमी होती है। राइट। तो बेसिकली आपकी जो तिथि है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका दुनिया, समाज और अपने आप के साथ, परिवार के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा होगा। क्योंकि तिथि क्या है? तिथि सूर्य और चंद्रमा का रिलेशनशिप है। जब सूर्य 0 डिग्री पे हो और चंद्रमा 12 डिग्री पे हो तो एक रिलेशनशिप को एक तिथि कहा जाता है। राइट। और ऐसी कितनी तिथियां लगेंगी? 360 डिग्री पे घूमने के लिए 30 तिथियां। ठीक है। 12 3 60, 360। ठीक है, 36। तो इसी प्रकार हमारे लाइफ में एक महीने की उत्पन्नता हुई कि एक महीना 30 दिन का ही क्यों होता है? क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा 12 डिग्री का संबंध बनाते हैं तो एक तिथि बनी, और वो पूरा 360 गया तो 30 दिन निकल आए, तो वो पंचांग बन गई कि 30 दिन का महीना होगा। वेरिएशन होता है फरवरी में, वो अलग चीज़ है। तो हमें तिथि मिली। अब मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो प्रतिपदा का है, पहली तिथि। राइट। अब पहली तिथि कैसे निकली? जब सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्री पे थे, एक साथ थे, तो वो अमावस्या थी, जब चंद्रमा की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से दूर जाता गया उसकी लाइट बढ़ती गई, और जब वो लाइट बढ़ती गई तो बन गया शुक्ल पक्ष। 180 डिग्री पे आया तो पूर्णिमा हो गई, बिल्कुल सामने सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ रही है। और वहाँ से जब वो नज़दीक जाना शुरू हुआ तो वो कहीं ना कहीं पर कृष्ण पक्ष हो गया, और उनकी जो है रोशनी कम होती गई। और 15 तिथियां इधर आई, शुक्ल पक्ष में 15 ये, फ्रॉम अमावस्या टू अमावस्या, पूर्णिमा बीच में घूमती हुई। अब ये देखिए कि पहली तिथि प्रतिपदा, सूर्य की शक्ति है उसके अंदर। द्वितीय तिथि चंद्र को जाती है, तृतीय तिथि मंगल को, हाँ, चौथी तिथि बुध को जाती है अगर आप चतुर्थी पे पैदा हुए हैं। पंचम तिथि गुरु को, जैसे ही गुरु का नाम आया पंडित जी कहते हैं आप तो बहुत अच्छी तिथि में पैदा हुए।
छठी तिथि का नाम आया तो शुक्र आ गए, सप्तमी का नाम आया तो शनि आ गए, अष्टमी का आया तो राहु आ गए, और राहु के बाद फिर से सूर्य देवता को बुलाया तो श्री राम नवमी में हुए तो वो सूर्यवंशी राजा बन गए, सूर्य फिर नवमी को लेने लगे। ठीक है, और दशमी में फिर मंगल, एकादशी में जो दशमी में चंद्रमा, एकादशी में मंगल, ठीक है, द्वादशी में बुध आए, फिर उसके बाद त्रयोदशी में जो है आपके मंगल के बाद बुध आए, और फिर चतुर्दशी शुक्र के पास चली गई 14वीं, और फिर अमावस्या राहु के पास। ठीक है, तो इस प्रकार जो तिथियां हैं हमारी, पूर्णिमा जो है शनि के पास है, अमावस्या राहु के पास है। तो इस प्रकार जो तिथियां हैं उनका एक स्वामी ग्रह होता है, हर तिथि का एक उनके देवता भी होते हैं। अब वो स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है वो डिफाइन कर देगा कि आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। अच्छा, अगर वो 6, 8, 12 में है, एफ्लिक्टेड है, वो कहीं ना कहीं पर क्रूर ग्रहों के साथ, बाधक ग्रहों के साथ, मारक ग्रहों के साथ बैठा है, तो पूरी जिंदगी आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल करने वाले अपने जीवन। मान लीजिए आपके तिथि के स्वामी मंगल हैं और वो छठे भाव में बैठ गए, तो आप देखो हर लड़ाई मंगल की जो है ना आदत है, क्योंकि योद्धा है, सोल्जर है, फौजी है, वो लड़ेगा। अब आपका रिलेशनशिप ही लड़ाई है, किसी के साथ भी हो, माता पिता, बहन भाई, कहीं भी जाएंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एनर्जी इस प्रकार है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओहो, ठीक है। अब मान लीजिए, अब वो नक्षत्र से, तारा मंडल से जब गुजर रहा था, नक्षत्रों के जो स्वामी वो भोले बाबा हैं, राशियों के स्वामी विष्णु जी हैं, और ग्रहों के स्वामी ब्रह्मा। वार तिथि, अब नक्षत्र पे आ गए। अब जो नक्षत्र है वो आपके कर्मों को होल्ड करके बैठते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो शिवा की वो एनर्जी है, और वो आपके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कि आपका कैरेक्टर, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी बुद्धि, आप किस प्रकार अपने जीवन में जो है आगे बढ़ेंगे। अब चंद्रमा जिस नक्षत्र में आते हैं वहाँ से आपकी दशा शुरू होती है, और इसीलिए वो नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाता है। जो नक्षत्र बिल्कुल पीछे होता है वो आपका मित्र है, राइट। और जैसे जैसे आपके नक्षत्र आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू होती हैं, जैसे हम नवतारा सिस्टम को हम समझते हैं कुंडली के अंदर। नक्षत्रों के साथ चरणों का भी कुछ फर्क है? बिल्कुल चरणों का फर्क है। जैसे जो प्रथम चरण है जी, ये बेसिकली धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चरण है। जो प्रथम चरण है वो धर्म का, दूसरा जो है धर्मा अर्थ कामा मोक्षा, अर्थ फिर काम और फिर मोक्ष। तो वो आपकी मेंटालिटी बताते हैं कि आपकी जो आत्मा है वो धर्म की मनोस्थिति लेकर आई, वो अर्थ की, काम की, के मोक्ष की। केवल कुंडलियों में नवग्रहों के चरणों को देखकर कि कितने ग्रह धर्म के चरण में हैं, कितने काम के, कितने मोक्ष के और कितने अर्थ के चरण में हैं, आप ये लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी की थीम कैसी है, धर्म की तरफ है, अर्थ की तरफ है, काम की तरफ है कि मोक्ष की तरफ है। क्योंकि कितने ग्रह धर्म चरणों से गुजर रहे हैं, उन्होंने क्यों चाहा धर्मों के पदाओं से गुजरना, वो आपके कर्मों की वजह से। वही जो प्रारब्ध आपने कहा, जो प्रारब्ध से बन रहा है। तो यहाँ से आपकी नक्षत्र, और नक्षत्र जो है वो आपकी लॉन्जिविटी का भी कारक है कि आपकी आयु को देखने के लिए चंद्रमा और नक्षत्र, चंद्र कुंडली और नक्षत्र, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और लॉन्जिविटी के जो फॉर्मूलाज हमारे जातक प्रजात में या जो है पराशर शास्त्र में दिए गए हैं वो बहुत लंबे हैं। उसमें हमेशा नक्षत्र की कैलकुलेशन, डिग्री, अंश की कैलकुलेशन, ये सब ली गई है। उसमें नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है उसके अंदर। उसके बाद आपके जिंदगी में करण आता है। अब चौथा पार्ट करण के भी ग्रह स्वामी होते हैं, राइट। अब करण क्या है, तिथि का हाफ जो है वो करण है, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको परमात्मा ने कितनी बड़ी सेफ दी है पैसे रखने के लिए। बड़े सरल तरीके से समझाता हूँ। अगर मान लो आप बाजार गए और आप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक गोदरेज का आप एक सेफ लेकर आए, उन्होंने बड़े सारे सेफ आपको दिखाए, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 30,000 का, एक बहुत बड़ी भी दिखाई 1 लाख वाली। आपके हिस्से में आई 10,000 वाली, बोला मैं यही बजट है मेरा, इतना ही है, मैं ये मुझे दे दो।
अब आपको उसमें बोलूं कि आप इसमें 1 करोड़ रुपया रखो, तो आप जिंदगी में उसको नहीं रख सकते। ऑलरेडी वो इतना छोटा लेकर आए। तो आपका करण के साथ जुड़ा हुआ जो ग्रह है उसकी स्थिति ये बताती है कि अगर राजयोग बन भी रहा है तो राजयोग का क्वांटम कितना है। मतलब वो मेरे लिए कितना है, तय हुआ है, आपके लिए कितना है, कि उसका क्वांटम कितना है। वो 1 लाख है या 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है, वो करण बता देगा आपको आपका। अद्भुत। मतलब ये एक टाइप आपकी इनटेक क्षमता कितनी है, कैपेसिटी। अब आप बोलिए कि आपकी कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर का सेफ आप लेकर आए हैं, उसमें 10-20 लाख से ज़्यादा नहीं आ सकता। आप मेरे पास आए, आपने कहा पंडित जी हमें एक जेमस्टोन नीलम डलवा दीजिए। किसी ने कहा था कि आप अरबोपति हो जाएंगे। मैंने कहा अरबोपति आपकी सेफ होगी, वो पूरी भर जाएगी, लेकिन है वो छोटी। उतना ही रख सकते, उतना ही है। यह आपका भाग्य है कि भगवान ने आपको बड़ी सेफ दी या छोटी, वो साथ लेकर आई आपकी आत्मा। इतना बड़ा तिजोरी लेकर आई कि जिसमें अरबों रुपए हैं, उसमें भी राजयोग है। और आपकी कुंडली में छोटी सी सेफ है, उसमें भी राजयोग है। भरी हुई है ना, दोनों भरी हुई हैं। करेक्ट। लेकिन क्वांटम जो है वो हमें करण से पता लग जाता है। और आपका लाइफ का पाथ कैसा रहेगा, आप जीवन में अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिएंगे या डिफ़िकल्ट तरीके से जिएंगे। आप दिल्ली आ रहे हैं मुंबई से, आप एक अच्छी गाड़ी में बिजनेस क्लास में आए, या आप 3-4 गाड़ियां बदल के फिर 2 टैक्सी लेके कुछ पैदल चल के आप आए, ये योग डिफाइन करता है कि किस योग में आप पैदा हुए। इसी प्रकार ये 5 जो तत्व हैं, वार से शुरू हुआ, तिथि योग तक पहुंचा, तिथि, नक्षत्र, करण, क्वांटम और योग जो है आपका लाइफ का पाथ, कि आपका जीवन कठिनाइयों वाला है या कैसा है। ये देखने के बाद हम कुंडली को देखना शुरू करते हैं। फिर हमें समझ में आएगा कि ये राजयोग जो है वो एक आम से इंसान के लिए कितना फलित होने वाला है जी, और इसकी दशा उसको क्या देने वाली है। और इसीलिए आप जब भी कोई त्योहार मनाएंगे वो पंचांग के बेस के ऊपर होगा, 5 तत्वों के बेस के ऊपर होगा। इन्हीं तत्वों के बेस के ऊपर कोई भी मृत्यु हो, जीवन हो, मरण हो, तिथि प्रवेश हो, वर्ष फल हो, वो सब इन चीजों के आसपास ही घूमने वाले हैं। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ, पिलर्स टाइप स्तंभ हैं। और ये जो 5 तत्व हैं ये शिव जी के 5 मुख हैं। और ये शिव जी का मंत्र नमः शिवाय, न जो है अर्थ एलिमेंट, म जल, शी अग्नि, वा वायु और यह आकाश। और इन्हीं से, ये तत्वों से हमारा जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड और शरीर बना, और यही वाइब्रेशन है। और इसी वाइब्रेशन की एल्गोरिदम से हमारी कुंडली बनती है। तो सबसे पहले इन 5 तत्वों को समझना जरूरी होता है। Correct. उसके बाद अगर हम प्रारब्ध को समझ, जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि कैसे, कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल है, क्या है, कैसे है, तो जैसे मैंने कहा कोई ग्रह पावरफुल नहीं होता, कोई ग्रह वीक नहीं होता, हर एक का एक मीनिंग होता है। अब वो जो बृहस्पति की मैं बात कर रहा था कि बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं, बृहस्पति आपको दान, दया, धर्म, ज्योतिष देना चाहते हैं, आपको मंदिरों में लेके जाना चाहते हैं। आपके जेब में कम पैसा होगा, आपके विकार कम होंगे। अब आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बृहस्पति की दशा आएगी तो मुझे नौकरी में जो है आई विल गेट प्रमोटेड, मेरे को पैसा मिलेगा, गाड़ियां आएंगी। लेकिन बृहस्पति तो उनके कारक है ही नहीं। बृहस्पति सुख के कारक हैं, और आपकी सुख की परिभाषा और बृहस्पति की सुख की परिभाषा बिल्कुल अलग है। और आप आए कि हमारी बृहस्पति की इतनी अच्छी दशा, सबने बोला और हमें इतनी प्रॉब्लम है, प्रभु जी कैसे करें। आप समझिए इस बात को। अब इसके ऑपोजिट एक मारक ग्रह ले लेते हैं कि शुक्र जो है वो मारक है, और वो आपकी कुंडली में बहुत खराब बैठा है, और आपको कई पंडितों ने डरा दिया कि आपका शुक्र खराब है, आपको बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे लोग हमारे पास आते, कहते हमारे पास तो इतना पैसा आया शुक्र की दशा में, आपका तो ज्योतिष बेकार है। तो जितने भी मारक ग्रह हैं, नेगेटिव ग्रह हैं,
वो आपको दबा के पैसा देंगे। क्यों देंगे? ताकि आपकी सेहत खराब हो सके और जीवन में दुख मिल सके। जितना ज्यादा पैसा उतने बड़े दुख, उतनी बुरी आदतें। तभी वो अपना उनका मार्केट तो काम करेगा, तभी काम करेगा। तमस देंगे तो तमस में आप जाएंगे। ये कुछ ऐसे ही क्या नौनी जी, पाप का घड़ा भरने टाइप का है जी, करा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं आपको। अब जैसे किसी का शुक्र मारक होगा, बाधक होगा, वो उसको पैसा दे देगा। वो पैसा देगा तो वो हर तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह। 5 स्टार्स में आप जा रहे हो, अब 5 स्टार्स में अगर आप जाके शराब नहीं पीते तो 5 स्टार को आपने क्या एंजॉय किया? भोग विलास लग्जरी, भोग विलास लग्जरी में आप चल पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, राइट। अब शुक्र कह रहा है ठीक है महादेव, इसको पैसा दे दिया, अब इसको सेहत खराब करनी है, तो पूरा जोर लगा रहे हैं। वो रोज़ पी रहे हैं महंगी से महंगी शराब, महंगा से महंगा खाना। आप कभी किसी गरीब को हार्ट अटैक से मरते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि उसे वो मिला ही नहीं जो हार्ट अटैक करता हो। उस एलिमेंट्स, उस तत्वों की कमी हो गई, तत्वों की कमी हो गई। तो मारक ग्रह, खराब दिखने वाले ग्रह आपकी मनोस्थिति को पूरा करेंगे और एक झटके से आपसे सब कुछ ले लेंगे। अच्छे दिखने वाले ग्रह जो है वो आपको संघर्ष में डाल के भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फिर इसकी गणना कैसे की जाए कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है? इसकी गणना होती माइंडसेट से, कि आपका मन, आपकी मनोस्थिति क्या कहती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसकी गणना होती है माता और पिता के संस्कारों से। इसीलिए जितने भी राजयोग हैं, जितने भी अच्छे बुरे ग्रह हैं, वो डिपेंड करते हैं आपकी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पे, कुंडली में, और इन पंचांगों की स्थिति पे, कि आपकी एनर्जी कैसी है, कि आप नेगेटिव हैं, आपकी रिलेशनशिप्स की एनर्जी, तिथि की एनर्जी कैसी है, आपके नक्षत्र, आपका माइंड कैसा है, आपकी पेट कितने में भरता है, करण, कि आपको लगता है कि ठीक है मेरे पास 2-4 करोड़ आ जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, मैं बहुत खुश हूँ। या आपके पास हजारों करोड़ कमाने के बाद भी आपकी भूख नहीं खत्म हुई है, तृष्णा जी। जैसे विजय माल्या जी थे, विजय माल्या जी की अगर कुंडली देखे तो उनके बृहस्पति वक्र है। उनको इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उन्हें लगता था कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ये बिजनेस भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, हजारों करोड़ों का लोन ले लेंगे, सब मैनेज हो जाएगा। तो तृष्णा नहीं खत्म, तृष्णा, करेक्ट, भूख खत्म ही नहीं हो भूख खत्म नहीं हो रही। तो एक कुंडली का जब विवेचन किया जाता है, उसमें ये कहना कि ये ग्रह बहुत अच्छा है और ये ग्रह बहुत खराब है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे पहले मुझे आपकी माइंडसेट को समझना। आप मुझे बोलें कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको पैसा चाहिए या सुख चाहिए? तो बोले कि हमें सुख का कुछ नहीं है, हमें पैसा दे दो। तो वो अच्छी बृहस्पति की दशा उसको कोई पैसा नहीं देने वाली, क्योंकि उसकी स्थिति ही 9वें भाव में है, उसकी स्थिति ही 4th भाव में है। लेकिन बृहस्पति जो है वो मारक होके कहीं 6 में बैठ गया, 12 में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, मुझे पता है उसको वो बहुत पैसा देगा, लेकिन उसकी सेहत खा जाएगा, उसको रियलाइजेशन। तो आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझनी कि वो क्या चाह रहा है अपने जीवन से, और वो पंचांग बताती है, आपका वार बताता है जिस दिन आप पैदा हुए, तिथि बताती है, नक्षत्र बताता है, करण बताता है, योग बताता है। अच्छे या बुरे का निर्धारण इन पैरामीटर्स पे। हाँ, तो एज अ होल हम कुंडली को जब देखते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी मनोस्थिति के हिसाब से ये दशा आपके लिए अच्छी है।